नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है दिल्ली सल्तनत की। दोस्तों आज की हमारी 7वीं क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में जो है कुल 5 वंश हुए थे, जिसमें से गुलाम वंश, खिलजी वंश और तीसरा तुगलक वंश के बारे में जो है हम पढ़ चुके हैं। अब 2 वंश बचे हैं हमारे, सैयद वंश और लोधी वंश। तो आज की क्लास में जो है हम इन दोनों वंशों को जो है कंप्लीट कर लेंगे और आज के बाद जो है दिल्ली सल्तनत जो है ख़त्म हो जाएगा। और कल से जो है हम पढ़ेंगे दोस्तों मुगल साम्राज्य जो है कल को पढ़ेंगे, यानी लोधियों के बाद जो है मुगल जो है भारत में आ जाते हैं और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का जो है अंत हो जाता है और मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना हो जाती है दिल्ली में। याद रखें। तो आप पढ़ते हैं दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश का समय जो है कब से कब तक रहा था, तो 1414 से लेकर 1451 तक जो है सैयद वंश का जो है शासन काल रहा था, यानी ये दूसरा सबसे छोटा शासन काल था। दूसरा क्यों? पहला था दोस्तों खिलजी वंश, जिन्होंने जो है 30 वर्षों तक जो है शासन किया था, और दूसरे थे दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश ने दोस्तों कितने समय तक शासन किया था, तो सैयद वंश ने जो है दोस्तों कुल 37 वर्षों तक जो है इनका शासन जो है रहा था। इसमें सैयद वंश में जो है दोस्तों कुल कितने वंश शासक हुए हैं, तो सैयद वंश में जो है कुल 4 शासक जो है रहे हैं। संस्थापक कौन थे दोस्तों? सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। अब एकदम से ये खिज्र खां कहाँ से आ गए दोस्तों? खिज्र खां जो है यानी जब तुगलक वंश का अंतिम शासक के समय में जो है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय जो है किसने, तैमूरलंग ने जो है 1398 में जब भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय जो है जब तैमूरलंग भारत पर 1398 में आक्रमण किया था, तो उस समय जो है खिज्र खां ने जो है यानी उसकी चापलूसी जो है करने लगा था। इसी कारण इसी प्रकार जो है जब तैमूरलंग भारत से वापस गए, यानी 8 दिन के अंदर अंदर जो है भारत में लूटपाट करके यानी तबाही मचा कर जो है चला गया। इसी प्रकार जो है दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, यानी पूरी तरह से जो है कमज़ोर वगैरह जो है हो चुकी थी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो है जब तैमूरलंग ने भारत से निकलना यानी वापस जा रहा था, तो इसको खिज्र खां को जो है, क्योंकि ये चापलूस था, इसकी चापलूसी कर रहा था, इसलिए जो है जब इसने भारत से जा रहा था तो इसको दीपालपुर में लाहौर और मुल्तान की जो है सूबेदारी इसको देकर गया था। लेकिन इसने जो है इस बात का फ़ायदा उठाया और दिल्ली पर जो है बाद में अपना अधिकार जो है कर लिया, और अधिकार करने के बाद जो है एक नए वंश की नींव रखी, यानी सैयद वंश की जो है स्थापना की थी। और सैयद वंश का समय जो है दोस्तों 1414 से लेकर जो है 1451 ईस्वी तक जो है रहा था। इसी प्रकार दोस्तों खिज्र खां जो है सैयद वंश का संस्थापक हुआ, और सैयद वंश जो है 1414 से लेकर 1421 तक जो है गद्दी पर रहा था। इसकी उपाधि क्या थी दोस्तों? रैयत आला जो है इसकी उपाधि थी। याद रखेंगे दोस्तों रैयत आला जो है इसकी उपाधि थी। अब आते हैं दोस्तों मुबारक शाह, यानी खिज्र खां के बाद आता है मुबारक शाह, जिसका शासनकाल जो है 1421 से लेकर 1434 तक जो है रहा था। दोस्तों खिज्र खां के बाद आता है मुबारक शाह, जो कि सैयद वंश का जो है सबसे योग्यतम शासक जो है माना गया है। दोस्तों मुबारक शाह जो है सैयद वंश का सबसे योग्यतम शासक जो है माना गया है, जो कि 1421 तक जो है गद्दी पर रहा था। याद रखेंगे दोस्तों गद्दी पर रहा था, और इसी को जो है सबसे योग्यतम शासक जो है माना गया। अब इसे सबसे योग्यतम शासक क्यों माना गया? क्योंकि इसने जो है दोस्तों अपने क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा तो नहीं सका था, लेकिन अपने क्षेत्र की सीमाओं की जो है सुरक्षा करने में जो है कामयाब हुआ था। इसी के समय जो है दोस्तों एक जसरत का विद्रोह हुआ था, जो कि खोखर जाति से जो है संबंधित था, जिसका प्रभाव जो है सियालकोट क्षेत्र में था। इसी की मदद जो है किसने की थी? कश्मीर के जैनुल आबदीन ने जो है इसकी मदद की थी खोखर जसरत के विरुद्ध युद्ध में, यानी मुबारक शाह की मदद किसने की थी? जैनुल आबदीन ने की थी, जो कि कश्मीर का शासक था। अब कश्मीर का शासक इसकी मदद क्यों की थी? क्योंकि इसने जो है यानी मुबारक शाह ने जो है जब जैनुल आबदीन के बीच संघर्ष हो रहा था, तो 1420 में जो है जैनुल आबदीन का पक्ष लिया और इसी को जो है कश्मीर की गद्दी पर जो है बैठाया था। इसीलिए जो है मुबारक शाह का जो है इसने साथ दिया और खोखरों के विद्रोह का दमन करने में जो है ये सफल रहे। यानी मुबारक शाह के समय का जो है इतिहास कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? यानी याहिया बिन सरहिंदी ने जो एक पुस्तक
लिखी थी तारीख मुबारक शाही, यानी मुबारक शाह के समय का इतिहास जो है तारीख मुबारक शाही में जो है देखने को मिलता है। और यह किसने लिखी थी? याहिया बिन सरिंदी ने जो है इस पुस्तक को जो है लिखा था। अब आते हैं दोस्तों, इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है 1434 से 1445 तक रहा था। ये भी दोस्तों एक अयोग्यतम जो है शासक था। दूसरा अंतिम शासक था दोस्तों आलम शाह, जो कि 1445 से लेकर 1451 तक रहा था। एक सबसे अयोग्य शासक जो है माना गया है। यह जो है दिल्ली की गद्दी को छोड़कर जो है बदायूं चला गया था। अब ये बदायूं जो है क्यों चला गया था? क्योंकि ये इससे जो है दिल्ली की गद्दी जो है नहीं संभाली गई थी, इसलिए जो है ये छोड़ छाड़ कर जो है कहाँ पर चला गया था? तो ये चला गया था दोस्तों बदायूं। अपनी गद्दी किसको सौंप कर चला गया था? तो इसके दो भाई थे, अपनी गद्दी अपने दो भाइयों को सौंप कर जो है चला गया था। इसके दो भाई कौन कौन से थे दोस्तों? सेना-ए-शहर और अमीर कोते। ये आपस में बहुत प्यार करते थे, यानी इन्होंने कहा कि भैया हम दोनों जो हैं हम दोनों एक साथ जो है गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन कुछ समय चलकर आगे चलकर जो है सेना-ए-शहर और अमीर कोते में जो है झगड़ा हो गया। इस कारण जो है सेना-ए-शहर ने जो है अमीर कोते की हत्या करवा दी। और इसी प्रकार जो है फिर आगे चलकर जो है सेना-ए-शहर को जो है दिल्ली की जनता ने जो है मार डाला। इस प्रकार दोस्तों दिल्ली की गद्दी जो है खाली हो गई। और दिल्ली की जनता ने जो है किसको बुलाया था? तो दिल्ली की जनता ने जो है बुलाया था दोस्तों बहलोल लोदी को जो है बुलाया था, और इसको जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है बैठाया था। इसी प्रकार जो है दोस्तों लोदी वंश की जो है स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। याद रखेंगे दोस्तों। अब ये तारीख मुबारक शाही जो है इसके लेखक हैं याहिया बिन सरिंदी। इसी पुस्तक में जो है दोस्तों मुबारक शाह के बारे में जो है जानकारी मिलती है, जो कि सैयद वंश का जो है सबसे योग्यतम शासक जो है माना गया है। याद रखेंगे। यानी इस प्रकार जो है सैयद वंश का जो है अंत हो गया। और इसके बाद आता है दोस्तों लोदी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का जो है हमारा अंतिम वंश है। और इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत जो है ख़त्म होने वाली है। इसमें लोदी वंश में जो दोस्तों 3 शासकों ने जो है शासन किया है, और ये 3 शासक जो है आज ही की क्लास में जो है ख़त्म कर लेंगे। लोदी वंश दोस्तों, लोदी वंश का शासनकाल जो है 1451 से लेकर 1526 तक जो है रहा था। याद रखेंगे दोस्तों लोदी वंश का शासनकाल जो है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो है रहा था, यानी कुल 75 वर्षों तक जो है शासन रहा था लोदियों का। संस्थापक कौन थे? दोस्तों लोदी जो है संस्थापक थे, जो कि बहलोल लोदी जो है लोदी वंश का संस्थापक था, जो कि 1451 से लेकर 1489 तक जो है गद्दी पर रहा था। और दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे लंबा शासनकाल जो है रहा था। याद रखेंगे। यानी अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा था, तो कहेंगे दोस्तों बहलोल लोदी का जो है रहा था, जो कि लोदी वंश से जो है संबंधित था। याद रखेंगे। कब से कब तक रहा था? 1451 से लेकर 1489 तक जो है रहा था। दिल्ली पर प्रथम अफगान शासक था दोस्तों लोदी जो थे, ये अफगानी थे, इसीलिए जो है इनको प्रथम अफगान वंश जो है कहा गया है, जो कि गिलजाई जाति से जो आए थे। याद रखेंगे दोस्तों अफगान में जो है गिलजाई जाति या नहीं गिलजाई कबीले से जो है संबंधित है, इसीलिए इनको गिलजाई जाति से जो है संबंधित जो है कहा जाता है। बहलोल लोदी का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। यानी बहलोल लोदी का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। यानी एक तो जब दिल्ली की जनता ने जो है इसको बुलाया था, और इसका जो है एक बार राज्याभिषेक जब हुआ था, और एक बार जब इसने यानी आलम शाह जो है गद्दी को छोड़कर जो है बदायूं चला गया था, उसको जो है पत्र लिखा था कि भैया मैं आपको बड़ा मानता हूँ, और इसी प्रकार जो है मैं गद्दी पर बैठ रहा हूँ, और मैं आपके नाम के जो है सिक्के चलवाऊंगा। फिर उसके बाद जो है एक उधर से संदेश आता है, यानी पत्र आता है वापसी में, आलम शाह भेजता है कि मेरे पिता जो है आपको बड़ा भाई मानते थे, इसलिए जो है आप ही दिल्ली की गद्दी पर बैठो, इसलिए जो है मेरे को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है। तो इसी प्रकार जो है इसका दूसरा राज्याभिषेक जो है पत्र आने के बाद जो है हुआ था। इस प्रकार जो है बहलोल लोदी का जो है 2 बार राज्याभिषेक जो है हुआ था। बहलोल लोदी जो है दोस्तों दरी पर बैठकर शासन करता था। याद रखें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूर शासक जो है नहीं था, और दरी पर बैठकर जो है शासन जो है करता था। यह चाहता था कि इसका बेटा बहलोल लोदी क्या चाहता था दोस्तों? यह चाहता था कि इसका बड़ा बेटा जो है बारबक शाह जो है गद्दी पर बैठे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसके बहलोल बारबक शाह के भाई सिकंदर लोदी ने जो है इसको उत्तराधिकार के युद्ध में हरा दिया, और स्वयं जो है गद्दी पर बैठा। तो इस प्रकार जो है बारबक शाह गद्दी पर जो है नहीं बैठा था, लेकिन बहलोल लोदी चाहता था कि मेरा बेटा बारबक शाह जो है
गद्दी पर बैठे। सिकंदर लोदी ने जो है इसको उत्तराधिकार के युद्ध में हरा देता है और उसके बाद जो है स्वयं गद्दी पर जो है बैठ जाता है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, बहलोल लोदी ने जो है जौनपुर जाकर वहाँ के शासक हुसैन शाह तुर्की को जो है हराकर अपने बेटे बारबक शाह को जो है वहाँ का गवर्नर जो है बना दिया था, याद रखेंगे। अब हुआ क्या था दोस्तों, बहलोल लोदी यानी जौनपुर किसने बसाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने जो है बसाया था। किसकी याद में? अहम बेटे यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है बसाया था। और वहीं पर जो है सरकी वंश की जो है स्थापना हुई थी और सरकी वंश का अंतिम शासक था हुसैन शाह। इसी को जो है बहलोल लोदी ने जो है हरा कर अपने बेटे बारबक शाह को जो है वहाँ का गवर्नर बनाया था, ताकि जो है यहाँ की ये कुछ सीख सके और इसको जो है आगे चलकर जो है गद्दी पर बैठाना। लेकिन सिकंदर लोदी जो है इसको उत्तराधिकार के युद्ध में हरा देता है और स्वयं जो है गद्दी पर बैठता है। सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश का दूसरा शासक है। सिकंदर लोदी जो कि 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहता है, याद रखें दोस्तों। सिकंदर लोदी जो है 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहता है। सिकंदर लोदी ने जो है दोस्तों 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर बसाया, याद रखेंगे। यानी सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। और फिर 1506 में जो है दोस्तों आगरा को जो है राजधानी बनाई थी। यानी सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा बसाया था और 1506 में जो है इसको अपनी राजधानी यानी कैपिटल जो है बना लिया था। मुहर्रम पर जो है ताजिया निकालना बंद कर दिया था दोस्तों। इसने जो है बहुत सारी हिंदू मुस्लिमों पर जो है बहुत सारी जो है रोक लगाई थी। यानी मुहर्रम पर जो है ताजिया निकालना जो है बंद कर दिया था। अब ताजिया क्या होता है दोस्तों? जब मुहर्रम का जुलूस जो है निकाला जाता है तो लोग अपने आप को जो है चाकू तलवारें मार कर जो है अपनी पीठ पर जो है अपने आप को दंड देते हैं, तो उसी को जो है ताजिया कहा गया है। इस ताजिया को निकालना जो है बंद करवा दिया था सिकंदर लोदी ने। और साथ ही गंगा यमुना पर जो है स्नान करने से रोक लगा दिया था, याद रखेंगे दोस्तों। गंगा यमुना पर जो है स्नान करने से, मुंडन करने से जो है इसने रोक जो है लगा दिया था। मथुरा में दोस्तों, मथुरा में जो है ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था, याद रखें दोस्तों। मथुरा में जो है ज्वालामुखी का मंदिर जो है तोड़वाया था और मंदिर में रखी मूर्ति को जो है इसने तोड़ा और उसके जो टुकड़े थे उसके टुकड़ों को जो है बाजार में जो है कसाईयों को दे दिया मांस तोलने के लिए कि इनके जो है पार्ट बनाओ, इनसे जो है मांस तोलो। गजे सिकंदरी लागू किया जो कि 30 इंच का होता था, याद रखेंगे दोस्तों। सिकंदर लोदी ने जो है गजे सिकंदरी जो है लागू किया था जो कि 30 इंच का जो है होता था। अब ये क्या होता था दोस्तों? गजे सिकंदरी होता था एक स्केल एक पैमाना जो है होता था जो कि 30 इंच का जो है होता था। गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखता था दोस्तों। गुलरुखी शीर्षक से जो है कविताएं जो है लिखता था। यानी यह कविता लिखता था और शीर्षक था इसका गुलरुखी और इसी शीर्षक से जो है कविताएं जो है ये लिखता था। अब बात सिकंदर लोदी इसी के समय में जो है भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लज्जत-ए सिकंदर शाही जो है लिखा गया था दोस्तों। सिकंदर लोदी के समय जो है इसी के समय भारतीय संगीत पर जो है यानी भारत का जो संगीत है इस पर जो है पहला फारसी ग्रंथ लज्जत-ए सिकंदर शाही जो है लिखा गया है। दोस्तों भारत में संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो भारत में जो है संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। इसी में जो है 7 सुरों का जो है ताल जो है 7 सुर जो है मिलते हैं किसमें? सामवेद में जो है मिलते हैं और इसी को जो है क्या कहा गया? भारतीय संगीत का जो है जनक कहा गया। इसी भारतीय संगीत पर जो है पहला फारसी ग्रंथ लिखा गया था लज्जत-ए सिकंदर शाही। किसके समय लिखा गया था दोस्तों? सिकंदर लोदी के समय जो है इसको लिखा गया था। इसी के समय इसके वजीर मियाँ भुइया ने जो है मोठ मस्जिद यानी दाल मस्जिद दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था। 1505 ईस्वी में जो है इसका निर्माण जो है करवाया था दोस्तों। जैसे प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री का जो है होम मिनिस्टर होता है, तो इसी प्रकार पहले राजा होते थे और इनके जो है वजीर होते। तो इसके वजीर मियाँ भुइया ने जो है मोठ मस्जिद या दाल मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। कब करवाया था दोस्तों? 1505 ईस्वी में करवाया था। यानी सिकंदर लोदी ने 1504 में जो है आगरा बसाया था और 1505 में जो है अपने वजीर से कहकर यानी मियाँ भुइया से कहकर जो है मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में 1505 ईस्वी में। और 1506 ईस्वी में जो है आगरा का जो है अपनी राजधानी जो है इन्होंने बनाया था। मियाँ भुइया की रचना आप देखते हैं दोस्तों। मियाँ भुइया की रचनाएं कौन कौन सी हैं? मियाँ भुइया की रचना फरंग सिकंदरी और तिब्बत सिकंदरी ये 2 रचनाएं हैं
मियाँ भुइया की। मियाँ भुइया कौन था? सिकंदर लोदी का वजीर था। सिकंदर लोदी जो है दाढ़ी नहीं रखता था, याद रखें दोस्तों, सिकंदर लोदी जो है दाढ़ी नहीं रखता था। गले की बीमारी के कारण जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी सिकंदर लोदी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो गले की बीमारी हो गई थी इसको, इसी कारण से जो है इसकी मृत्यु जो है हो गई थी। मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में जो है सिकंदर लोदी का मकबरा है। कहाँ पर? दिल्ली में। सिकंदर लोदी के समय जो है समकालीन विद्वान कौन थे? कबीरदास, गुरु नानक देव और राणा सांगा जी जो है सिकंदर लोदी के समकालीन जो है प्रसिद्ध व्यक्ति थे, याद रखेंगे। यानी सिकंदर लोदी के समय प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन थे? कबीरदास जी थे, गुरु नानक देव जी थे और राणा सांगा जी थे, जो कि महाराणा प्रताप के पूर्वज थे, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सिकंदर लोदी के बाद कौन आता है? तो सिकंदर लोदी के बाद आता है इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का जो है अंतिम शासक जो है, याद रखेंगे दोस्तों। यानी लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी है, जो कि किसके बाद आता है? सिकंदर लोदी के बाद आता है। सिकंदर लोदी से पहले आए थे बहलोल लोदी, जो कि बहलोल लोदी संस्थापक थे लोदी वंश के। 1489 बहलोल लोदी थे, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है 1517 से लेकर 1526 तक जो है इब्राहिम लोदी रहा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो आपका सही आंसर जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। तो आपका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी होगा। 1518 का खतौली युद्ध हुआ दोस्तों। इसी के समय जो है 1518 का खतौली का युद्ध हुआ था राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच। निर्णायक जो है रहा था दोस्तों। बहुत सारे इतिहासकारों में जो है इस युद्ध के बीच जो है बहुत सारे मतभेद है और बहुत सारे इतिहासों का कहना है कि इस युद्ध का जो है कोई भी निर्णय जो है नहीं निकला था और निर्णायक जो है यह युद्ध जो है रहा था 1518 का खतौली का युद्ध, जो कि राणा सांगा और वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब इसी के समय जो है दोस्तों पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसी युद्ध के बाद जो है दिल्ली सल्तनत से जो है लोदी वंश की जो है सत्ता खत्म हो चुकी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है हुआ था। बाबर कौन था दोस्तों? मुगल शासक था और यही जो है भारत में मुगल साम्राज्य की जो है नींव जो है रखेगा। इसी युद्ध से जो है दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में जो है मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना हुई थी। युद्ध में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था, याद रखेंगे। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 में हुआ और यही युद्ध जो है दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ इसी युद्ध से और भारत में जो है इसके बाद मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है हुआ था, जिसमें विजय हुई थी बाबर की और इसी युद्ध से जो है दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है बाबर। इब्राहिम लोदी दोस्तों एकमात्र शासक है जो कि पहला शासक है जो कि युद्ध भूमि में मारे जाने वाला पहला शासक था, याद रखें दोस्तों। कल की क्लास से जो है हम बाबर के बारे में यानी मुगल साम्राज्य जो स्टार्ट होगा वहीं पर जो है बाबर के बारे में अच्छे से जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।